हेलो बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक था रासायनिक बंधन दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं, जिसमें हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल्स बंध के बारे में पढ़ना था। पिछले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बंध को पढ़ा, उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे थे, जिसमें उसके एप्लीकेशंस को देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम उसी के एप्लीकेशंस में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देख लिया था कि 0 डिग्री सेल्सियस जल 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्ल सामर्थ्य के बारे में कैसे समझा सकते हैं। देखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड ससंयोजक यौगिक होते हुए प्रोटॉन मुक्त करते हैं और प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट बात है ना, प्रोटॉन मुक्त कर देना। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन की तुलना में हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान अत्यंत उच्च होता है, जिसके कारण HX बंध में जो हाइड्रोजन हैलाइड बंध है उसमें अत्यंत ध्रुवता आ जाती है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है और हैलोजनों की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है। अतः HF से HI तक अम्ल सामर्थ्य का मान घट जाना चाहिए, लेकिन इसी क्रम में हाइड्रोजन बंध की प्रबलता घटती जाती है। अतः इसकी अम्ल सामर्थ्य का क्या होता है, बढ़ती जाती है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बंध की प्रबलता भी घटती जाती है ना साथ में, तो हाइड्रोजन बंध की प्रबलता घटती जाएगी तो वो आसानी से निकलता भी जाएगा। तो इसी कारण है, देखो 2 कारण है हमारे पास सामने। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि HF विद्युत ऋणता HF की ज्यादा होती है, अतः ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घट रही है, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन बंध भी घटना चाहिए और अम्ल सामर्थ्य घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता भी घट जाती है। हाइड्रोजन बंध उतना, जब विद्युत ऋणता ही कम रह गई तो हाइड्रोजन बंध भी कम मजबूत रह गया उसके बीच में, तो आसानी से जो, और अम्ल के नेचर के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाए H+ के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, HI की अम्लता ज्यादा होती है, अम्ल सामर्थ्य HBr से, HBr की ज्यादा होती है HCl से, और HCl की ज्यादा होती है HF से। ठीक है, pKa के मान यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे pKa का मान HF के लिए बहुत अधिक होता है, अर्थात ये अपेक्षा से बहुत अधिक दुर्बल है, क्योंकि प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण ये प्रोटॉन आसानी से मुक्त ही नहीं कर पाता है। हाइड्रोजन बंध तो बहुत अच्छे से बनाता है और इस कारण हाइड्रोजन H+ आयन या प्रोटॉन छोड़ ही नहीं पाता है। HCl में भी दुर्बल हाइड्रोजन बंध है और ये HBr की तुलना में दुर्बल होता है, लेकिन HBr और HI में हाइड्रोजन बंध की संभावना ही नहीं है। अतः HI की अधिक बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य के कम होने के कारण HBr से थोड़ा अधिक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य समझ में आ गई। अब देखो, गलनांक और क्वथनांक के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्राइडों के गलनांक और क्वथनांक। देखो, गलनांक और क्वथनांकों के लिए कुछ ग्राफ दिए हैं, हम ग्राफ पे नहीं जाएंगे, हम सीधा समझेंगे थियोरेटिकल पार्ट से। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या है, उसके अणुभारों में परिवर्तन पर निर्भर करते हैं, अणुभारों पर निर्भर कर रहे हैं। तो अणुभार बढ़ने के साथ उसके गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते हैं। अतः किसी समूह के बढ़ते हुए परमाणु भार के साथ हाइड्राइडों के गलनांक क्वथनांक भी बढ़ने चाहिए। ठीक है, अतः ग्रुप 4 के लिए प्राप्त जैसे गलनांक क्वथनांक बढ़ने चाहिए थे, परंतु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के अगर अध्ययन करते हैं तो इसमें पाते हैं कि इनके जो हाइड्राइड होते हैं अर्थात NH3, H2 और HF, इसके गलनांक क्वथनांक पौध रूप से अधिक है, जबकि शेष सदस्य अणुभार वाले नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों है इसको समझते हैं। NH3, H2 और HF के अत्यधिक गलनांक क्वथनांक का कारण है इसमें उपस्थित अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनके अणुओं में संगुणन हो जाता है, अर्थात बहुत सारे अणु पास पास आ जाते हैं इसके, और संगुणित एसोसिएट होकर बहुलकीकृत अणु बनाते हैं। अतः इनके गलन क्वथन में हमें पहले इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जो इनमें उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर अणुओं के संगुणन की समाप्त कर सके, और फिर गलनांक और क्वथनांक के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो तो देनी ही है। फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत अधिक हो जाते हैं, और यदि यौगिकों का यदि मेथिलीकरण कर दें, अर्थात हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर मेथिल समूह आ जाए, तो हाइड्रोजन बंध की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, तो उनके क्वथनांकों के निरीक्षण करने से ज्ञात हो, जैसे हाइड्रोजन बंध की संभावना समाप्त हो गई, तो अब उनके क्वथनांकों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वे अणुभार के नियम का पालन कर रहे हैं, अर्थात बढ़े हुए अणुभारों के साथ उनके गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एसिटिक अम्ल का अणुभार। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, डाइमर के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं।
एसिटिक अम्ल का अणुभार इसके सूत्र CH3COOH के अणुभार के अनुसार तो 60 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का इस तरह से ज्ञात करके टोटल 60 होता है। लेकिन प्रयोगों द्वारा जब ज्ञात किया जाता है तो इसका अणुभार 120 आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण दो अणु मिलकर एक डाइमर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दो अणु है, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसी तरह से CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब ये विद्युत ऋणी परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन विद्युत ऋणी परमाणु, इस पर आंशिक ऋणावेश तो इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और ये आंशिक ऋणावेशित है ही सही। तो ये क्या है, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचता है, आकर्षण बल से बांधने की कोशिश करता है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक आकर्षण बल होता है जो हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसके कारण डाइमर के रूप में उपस्थित होता है और इसका अणुभार क्या होता है, दुगना होता है, 120 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम KHF2 अणु का अस्तित्व होता है, लेकिन KHCl2, KHBr2, KHI2 प्रकार के अणु का अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी व्याख्या भी हम हाइड्रोजन बंध के आधार पर कर सकते हैं। देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तुलना में क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, अतः प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। और KHF2 माइनस प्रकार के यौगिक में HF2 माइनस आयन FHF, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है F माइनस और HF उपस्थित है। तो विद्युत ऋणी परमाणु है और यहाँ पे विद्युत ऋणी परमाणु, दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बना हुआ है, ठीक है, अर्थात F माइनस H प्लस F माइनस प्रकार की संरचनाओं में हो सकता है। इस प्रकार यौगिकों को KHF2 प्रकार के यौगिक प्राप्त किए जा चुके हैं और ये बंध प्रबलतम ज्ञात हाइड्रोजन बंध है, जिसकी ऊर्जा कितनी होती है, 27 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब तक तो हमने देखा था कि 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है हाइड्रोजन बंध की, लेकिन इस बंध में इसकी ऊर्जा कितनी होती है, 27 किलो कैलोरी पर मोल होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर सल्फेट CSO4.5H2O में क्रिस्टलन जल के एक अणु की प्रकृति शेष 4 से भिन्न होती है। कैसे होती है, इसको भी समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन बंध के कारण CSO4.5H2O में क्रिस्टलों में जल के एक अणु की प्रकृति शेष 4 अणुओं से भिन्न होती है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में प्रत्येक कॉपर +2 आयन Cu+2 आयन अष्टफल के आकार में 6 ऑक्सीजन परमाणु से घिरा रहता है, जिसमें से 4 तो जल के अणु होते हैं और 2 सल्फेट आयन के ऑक्सीजन होते हैं। और जल का 5वां अणु सल्फेट आयन तथा कॉपर +2 के आयन के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित जल के 2 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित होकर CH2 का होल 4 SO4.H2O की रचना करता है। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, हम समझते हैं। देखो, एक कॉपर है, एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, 4 H2O मोलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ये क्या है, इधर ये SO4 है। उसके बाद ये यहाँ पर क्या, एक H2O मोलिक्यूल ये जुड़ा हुआ है जो कि इनके साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, साथ में सल्फेट आयन के साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। तो इस एक जल के मोलिक्यूल की प्रकृति क्या होती है, भिन्न होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। चलो, तो ये तो हुआ हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध उसी एक अणु के 2 विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य पाया जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, अंतः अणुक, एक ही अणु के मध्य इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अंतः अणु के इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फलस्वरूप किसी अणु में एक चक्रीय संरचना बन जाती है और इसे किलेट बॉन्ड अथवा चिलेशन भी कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसी स्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब कोई स्थायी चक्रीय संरचना बनने की संभावना हो। उदाहरण, जैसे यहाँ पर उदाहरण देखते हैं हम, इसमें 5 से 6 सदस्य चक्रीय संरचनाएं बन रही है। कैसे देखते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, देखो यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल ग्रुप है, यहाँ पर OH है, इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, N डबल बॉन्ड O बॉन्ड O। अब ये देखो, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, विद्युत ऋणी है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, विद्युत ऋणी है, इसके OH फिनोलिक बॉन्ड है, OH ग्रुप सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। अब देखो, इस विद्युत ऋणी परमाणु की ओर ये हाइड्रोजन आकर्षित रहता है और कौन सा बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये एक ही अणु के हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से सैलिसिल एल्डिहाइड है, इसमें भी ये OH और CHO है, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन इस OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये क्या कहलाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और एक चक्रीय संरचना, देखो यहाँ पे कोई चक्रीय संरचना नहीं थी, लेकिन ये हाइड्रोजन बंध बनने के कारण एक चक्रीय संरचना
बन जाती है। अब इसके गुणों का अध्ययन करते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, अर्थात इंट्रामोलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थिति के कारण उस अणु का दूसरे अणु के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, अतः इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम हो जाते हैं। देखो इंट्रामोलिक्यूल में तो क्या था, एक अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इस कारण वहां पर एक समूह बन रहा था उनका, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड उसी अणु का उसी अणु के साथ बन गया, तो किसी बाहर से जुड़ा ही नहीं है, तो वो सिंगल मॉलिक्यूल रह गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे क्लोरोफिनोल के जो क्वथनांक के क्रम क्या है, अगर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ पर ऑर्थो, मेटा और पेरा क्वथनांक के मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर है, जबकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी हमें। ऑर्थो नाइट्रोफिनोन का जो गलनांक है 45 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मेटा और पेरा के समायुक्त के गलनांक 97 डिग्री और 114 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसका कारण भी वही है कि ऑर्थो यौगिक में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि मेटा और पेरा में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अर्थात अंतरा अणु, किसी दूसरे अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना होती है, जिससे इनके गलनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार देखते हैं कि इसी प्रकार नाइट्रोबेंजोइक अम्ल कि ऑर्थो व्युत्पन्न का गलनांक तो 147 डिग्री सेल्सियस होता है, जब इसके पेरा व्युत्पन्न का गलनांक क्या होता है, 242 डिग्री सेल्सियस होता है। सेम कारण इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, जबकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इस वजह से इसका गलनांक ज्यादा होता है और इसका गलनांक ऑर्थो का कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अम्लों के वियोजन स्थिरांक। अब इसकी बात आती है कि हम जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण कुछ अम्लों में ऋणायन में स्थायित्व आ जाता है, ऐसी स्थिति में उस अम्ल के वियोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अम्ल की सामर्थ्य बढ़ जाती है। जैसे हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 3 समायु होता है, हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होता है, ऑर्थो, मेटा, पेरा। अब इनके वियोजन स्थिरांक की बात करें तो ऑर्थो का वियोजन स्थिरांक 105 होता है, जबकि मेटा का 8.3 होता है, पेरा का तो बहुत ही कम 2.9 होता है। तो हम देखते हैं कि मेटा और पेरा की तुलना में ऑर्थो समायु की वियोजन स्थिरांक का मान बहुत अधिक होता है। इसका कारण यह है कि एक प्रोटॉन देने के बाद ऋणायन हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायीकृत हो जाता है, मतलब बहुत स्टेबल हो जाता है एक प्रोटॉन देने के बाद में। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं क्लोरेल हाइड्रेट का स्थायित्व। क्लोरेल हाइड्रेट किस प्रकार से स्थायित्व दर्शाता है, इसको समझते हैं। अब सामान्यतः यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ एक से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं, ठीक है, वह अस्थायी होते हैं। लेकिन यदि उस कार्बन परमाणु के साथ तीव्र विद्युत ऋणी परमाणु जुड़े हो तो वह यौगिक क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, जैसे क्लोरेल हाइड्रेट। अब क्लोरेल हाइड्रेट कैसा होगा, यहाँ पे देखते हैं CCl3 बॉन्ड CHOH और OH, ये क्लोरेल हाइड्रेट है। अब इस क्लोरेल हाइड्रेट में वैसे तो ये अनस्टेबल होता है, एक परमाणु पर 2 OH ग्रुप जुड़े होते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो क्लोरीन के साथ में, ये इधर क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध बनाता है और इस कारण ये अत्यधिक स्थायी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरेल हाइड्रेट स्थायी होता है क्यों, उसका कारण हमारे सामने है कि क्लोरेल हाइड्रेट स्थायी क्यों होता है। ऊपर पढ़ा हमने अम्लों के वियोजन स्थिरांक में, तो देखो ये सैलिसिलेट आयन था जिसमें H+ निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो अत्यधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। उससे पहले देखे हमने अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। देखो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध में मुख्य अंतर ये है कि अंतरा अणुक, उसका इंग्लिश में नाम होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और अंतः अणुक मतलब एक ही अणु के भीतर, उसका इंग्लिश में नाम होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों में अंतर ये होता है कि इंटरमोलिकुलर, जो हमने शुरू में पढ़ा था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, उनमें एसोसिएशन का गुण पाया जाता है। उसके बिहाफ पे हमने H2O के कैरेक्टर्स देखे थे कि H2 और H2S में वो लिक्विड होता है, H2S गैस अवस्था में होता है। क्यों 0 डिग्री से 4 डिग्री तक
जल पिघलता है तो उसका आयतन परिवर्तित होता है। ठीक है, वहीं जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके कारण हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके कम क्यों होते हैं। ठीक है, क्लोरेल का हाइड्रेट देखा, आयनों के वियोजन स्थिरांक का भी हमने यहाँ पर अध्ययन किया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की अदर प्रॉपर्टीज है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।